हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमीज फॉर सीएसई। माई सेल्फ प्रणय। आज हम लोग 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स टॉपिक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल मीडिया का नियमन को डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया का नियमन से संबंधित इस बार मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने आईटी अधिनियम 2011 ईस्वी में संशोधन किया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया को आखिर रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, तथा भारत सरकार ने जो आईटी अधिनियम 2011 ईस्वी में जो संशोधन किए हैं, उस संशोधन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बाद इसका वे फॉरवर्ड या आगे की राह क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, सोशल मीडिया के साधन जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप का प्रयोग विगत कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है, जिसने एक आभासी समाज की स्थापना की है और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाते हुए शासन प्रशासन को गति देने का कार्य किया है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी व्यापक स्तर पर हुआ है, जिसने हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पेश की है। अब हम लोग फ्रेंड्स यह समझते हैं कि आखिर यह जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया क्या है। तो देखिए, डिजिटल रूप में या इन डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल रूप में सूचनाओं एवं संदेशों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सुलभतापूर्वक पहुंचना ही सोशल मीडिया है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, यह सब जितने भी हैं वह सब सारे के सारे सोशल मीडिया के साधन हैं। अब हम लोग यह समझते हैं कि सोशल मीडिया को आखिर क्यों सिविल सोसाइटी द्वारा या सुप्रीम कोर्ट या फिर विभिन्न हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर अपने डिसीजन में आखिर किन कारणों के आधार पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात की, या भारत सरकार ने भी समय समय पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जो बात की है उसके आधार क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि यह गैर जिम्मेदार रूप से सूचनाओं के प्रसार को जन्म देता है। इससे समाज में अफवाहें फैलती हैं, साथ में ही घृणास्पद संदेश को भी समाज में तीव्रता से फैलाने में सहयोग की है। इस कारण लोगों के मध्य कटुता एवं विद्वेष की भावना उत्पन्न हुई है। तो यह जो फर्स्ट पॉइंट है वह कह रहा है कि जो सोशल मीडिया है वह गैर जिम्मेदार रूप से, यानी कि सोशल मीडिया ने समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है और एक गैर जिम्मेदार रूप से सूचनाओं के प्रसार को या सूचनाओं के प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ है। इस कारण समाज में अफवाहें फैली हैं, जिसने समाज की शांति एवं व्यवस्था को बाधक या शांति एवं व्यवस्था के मार्ग में बाधक बनने का कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पिछले कुछ वर्षों में समाज में हिंसा को जन्म एवं बढ़ावा देने का कारण बना है। उदाहरण स्वरूप, एक स्थान पर यदि कोई हिंसक गतिविधियां होती हैं और उसे सोशल मीडिया के द्वारा संक्षिप्त समय में एक दूसरे क्षेत्र तक उसका प्रसार किया जा सकता है। एक प्रमुख उदाहरण इसको यदि पिछले वर्ष दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उसका एक बहुत प्रमुख कारण था कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्षेत्र में हुई हिंसक गतिविधियां या सांप्रदायिक तनाव को दूसरे क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया। इससे क्या हुआ कि समाज में जो दूसरी क्षेत्र जहां शांति व्यवस्था थी, वहां भी लोगों के मध्य एक दूसरे सोसाइटी या एक दूसरे लोगों या एक दूसरे समूह के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न हुई। इससे भी कहीं ना कहीं उस समय सामाजिक तनाव को बढ़ाने में मदद मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आतंकी संगठनों के वैश्विक विस्तार में यह सहायक रहा है। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों का भारत में प्रसार सोशल मीडिया की ही प्रमुख देन है। आईएसआईएस का जो ट्विटर अकाउंट उस समय जो हैंडल करता था, वह 2014 ईस्वी में बेंगलोर से गिरफ्तार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल मीडिया के साधन के प्रयोग ने लोगों को सामाजिक गतिविधियों से वंचित कर
एकाकीपन की ओर ले जाने का प्रयास किया है। इससे लोगों में डिप्रेशन, तनाव एवं निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर द टॉप। जो OTT प्लेटफॉर्म है या जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने सरकार द्वारा प्रतिबंधित सामग्रियों को भी कभी कभी प्रसारण करने का कार्य किया है। इससे समाज में अश्लीलता फैलती है। ऐसे भी एक सब समाज के लिए ऐसे कार्य उचित प्रतीत नहीं होते। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद विवाद के समय जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपने एक वाद विवाद के समय उन्होंने यह राय दी कि नेटफ्लिक्स जैसे OTT चैनल के माध्यम से जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित साइट हैं उसे भी कभी कभी प्रसारित करने का कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि डिजिटल चैनल द्वारा यदा कदा, जैसे कि डिजिटल चैनल द्वारा कभी कभी ऐसे कंटेंट का प्रसारण किया जाता है जिससे समाज के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उदाहरण के रूप में यदि इस पॉइंट को हम लोग समझें तो वेब सीरीज जो तांडव आई थी, उसमें एक धर्म विशेष की आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा डाटा का लोकलाइजेशन प्रक्रिया में रुचि नहीं ली जा रही है। फ्रेंड्स, यह जो डाटा का लोकलाइजेशन होता है, इसे हम लोग समझते हैं कि भारत में जो फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इस पर जितने भी भारतीय लोगों का अकाउंट है, उन सब का पर्सनल डाटा भारत में ही एकत्र किया जाना चाहिए। यही है डाटा का लोकलाइजेशन। हाल ही में पिछले वर्ष भारत सरकार ने डाटा का लोकलाइजेशन करने के लिए जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी को भारत में ही डाटा का एकत्र करने की बात की है। तो यही कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा डाटा का लोकलाइजेशन की प्रक्रिया में रुचि नहीं ली जा रही है। साथ में ही डाटा सुरक्षा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गोपनीयता के अधिकार में मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, को लेकर भी कभी कभी संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सभी प्लेटफॉर्म पर हमारी जो पर्सनल डाटा है वह किस स्थिति तक सुरक्षित है। क्योंकि 2014 ईस्वी के चुनाव के समय कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका एक प्लेटफॉर्म है जिसने कि 2014 ईस्वी के चुनाव के आसपास विश्व के अनेक लोगों की पर्सनल जो डाटा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर किया था। तो इस आधार पर 2014 ईस्वी के चुनाव के समय कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा अब अनेक फेसबुक यूजर भारतीय की डाटा को लीक कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चुनाव के समय मत व्यवहार को परिवर्तित या नियंत्रित करने में, देखिए 2014 ईस्वी के चुनाव के आसपास से क्या देखने को मिल रहा है कि भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से चुनाव के समय अपना राजनीतिक प्रचार प्रसार किए हैं। इस कारण कभी कभी सोशल मीडिया मत व्यवहार का तात्पर्य होता है कि चुनाव में जिस आधार पर नागरिक अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो सोशल मीडिया द्वारा चुनावों के समय व्यापक स्तर पर मत व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। स्वाभाविक बात है, जब एक राजनीतिक दल अपनी प्लानिंग को या अपनी घोषणा पत्र को सोशल मीडिया के माध्यम से खूब प्रचारित एवं प्रसारित करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि लोगों का मत व्यवहार कहीं ना कहीं लोगों के मत व्यवहार को निर्धारण करने में कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वह हस्तक्षेप करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक डिजिटल मीडिया से संबंधित एक वेबसाइट है स्टेटिस्टा। उसका मानना है कि भारत में वर्तमान समय में 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं, 40 करोड़ फेसबुक यूजर हैं तथा 1 करोड़ से अधिक लोग ट्विटर का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इतने बड़े प्लेटफॉर्म के नियमन की आवश्यकताएं महसूस की जा रही थी, जिससे कि समाज में शांति एवं व्यवस्था की स्थिति बनी रहे तथा भारतीयों की जो पर्सनल डाटा है वह भी सुरक्षित बना रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को सोशल मीडिया को लेकर दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता पर
बल दिया था ताकि भ्रामक जानकारी डालने वालों की पहचान की जा सके एवं निजता के अधिकार का संरक्षण किया जा सके। अब हम लोग फ्रेंड्स यह देखेंगे कि भारत सरकार ने जो आईटी एक्ट 2021 लाई है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट था कि सोशल मीडिया का नियमन करने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, उस टॉपिक को ही अभी तक हम लोगों ने सिर्फ देखा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह कह रहा है कि भारत सरकार ने जो आईटी अधिनियम 2021 ईस्वी लाई है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में पारदर्शिता का अभाव, जवाबदेही तथा उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आम जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत सलाह मशविरा, विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद भारत सरकार ने आईटी अधिनियम 2021 ईस्वी को अधिनियमित किया है। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार ने आईटी अधिनियम 2021 ईस्वी को लाई है। इस अधिनियम का पूरा नाम है मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 ईस्वी। अब हम लोग इस टॉपिक या जो भारत सरकार ने आईटी अधिनियम 2021 ईस्वी लाई है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं इसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट है वह कह रहा है कि उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, ट्विटर हो गया, फेसबुक, यह सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 2 समूहों में विभाजित किया गया है तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म को 5 समूहों में उम्र के आधार पर या आयु वर्ग के आधार पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला श्रेणी है वह है यूनिवर्सल श्रेणी, नेक्स्ट है A7, उसके बाद है A13, नेक्स्ट है A16 और जो लास्ट है वह है A श्रेणी। A13 जो A13 श्रेणी है, इससे ऊपर के जितने भी श्रेणी हैं उन सब के लिए पेरेंटल लॉक को अनिवार्य कर दिया गया है। पेरेंटल लॉक का तात्पर्य होता है कि A13 श्रेणी से ऊपर के जितने भी वीडियो होंगे उन्हें देखने के लिए उम्र की या आयु श्रेणी का सत्यापन करना होगा। अभी भी जब आप लोग YouTube पर किसी वीडियो को देखते होंगे तो उसमें कभी कभी आता है अपने उम्र को सत्यापन करने के लिए, तो यही है पेरेंटल लॉक। अर्थात A13 श्रेणी से ऊपर की जितने भी वीडियो होंगे उन सभी को देखने के लिए पेरेंटल लॉक उम्र सीमा का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों से मिले शिकायत के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की बात की गई है। और यह जो शिकायत निवारण तंत्र है वह कंपनियों के लिए वैकल्पिक रूप में नहीं है बल्कि एक अनिवार्य रूप में है। अर्थात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना अनिवार्य होगा, जिसमें एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो कि प्राप्त शिकायत के 15 दिन के अंदर समाधान या प्राप्त शिकायत को 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने खातों का सत्यापन करने के लिए इच्छुक उपयोगकर्ताओं अपने खाता, यहाँ खाता का मतलब वो बैंक का अकाउंट नहीं हुआ, खाता का मतलब हुआ किसी व्यक्ति का प्रोफाइल। जैसे फेसबुक पे किसी का अकाउंट है तो फेसबुक प्रोफाइल हो गया, ट्विटर पे किसी का अकाउंट है तो ट्विटर अकाउंट हो गया, या व्हाट्सएप कोई व्यक्ति यूज कर रहे हैं तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट हो गया। तो यही है कि अपने खातों या अकाउंट का सत्यापन करने के लिए इच्छुक उपयोगकर्ताओं को कंपनियों द्वारा एक उचित तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे आप में से यदि कोई भी व्यक्ति ट्विटर को यूज करते होंगे तो देखते होंगे कि एक निश्चित फॉलोअर्स के बाद उनके प्रोफाइल पर ब्लू कलर का टिक लग जाता है। तो भारत सरकार ने भी फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा ही विकल्प देने की बात कंपनियों से की है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक आदेश, दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंध आदि से संबंधित हो। तो फ्रेंड्स, यह जो पॉइंट है वह मुख्यतः 26 जनवरी 2021 ईस्वी के दौरान जो कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसके बाद की जो घटनाएं घटी है, सरकार और ट्विटर के मध्य जो कुछ अकाउंट्स को डिलीट करने को लेकर जो सरकार एवं ट्विटर के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसी कारण इस प्रावधान को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है कि अब किसी भी प्रकार के सरकारी आदेश को या किसी भी सरकारी प्राधिकारी का मतलब हो गया यहाँ किसी भी सरकारी पदाधिकारी के आदेश को सोशल मीडिया कंपनियां मानने के लिए बाध्य हो गई हैं और सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से या अपने चैनलों के माध्यम से साझा नहीं की जाएंगी जिससे कि भारत की एकता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचता हो तथा दूसरे देशों के साथ हमारे वैदेशिक एवं कूटनीतिक संबंध प्रभावित होते हों। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन संस्थानों को उन कंटेंट जो व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित है, अर्थात वैसे कंटेंट जिसका संबंध व्यक्ति के पर्सनल लाइफ से है, उनकी अपनी प्राइवेसी से है या निर्वस्त्र एवं यौनाचार को बढ़ावा मिलता हो, को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इसका मतलब हो गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वैसी जानकारी जो किसी भी व्यक्ति के, चाहे व्यक्ति ए हो, बी हो या सी हो, किसी भी व्यक्ति के उससे निजी जानकारियां से संबंधित हो या सेक्सुअल कंटेंट हो, उसे 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। विदिन 24 आवर्स उस कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य हो गया। अर्थात इसके पूर्व तक क्या था कि सोशल मीडिया जो कंपनियां थी वह भारत की नीतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी, लेकिन आईटी अधिनियम 2021 ईस्वी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित आचार संहिता को इन सोशल मीडिया कंपनियों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल मीडिया संस्थान जैसे नेटफ्लिक्स है, ये सब डिजिटल मीडिया संस्थान है, को भारत में एक शिकायत समाधान अधिकारी नियुक्त करना होगा जो कि प्राप्त शिकायतों पर 15 दिन के अंदर निर्णय देगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी एक शिकायत समाधान अधिकारी को नियुक्त करना होगा जो कि प्राप्त शिकायतों के 15 दिन के अंदर उस पर अपना निर्णय लेगा कि जो शिकायत प्राप्त हुई है वह सही है या गलत है। ऐसा ही प्रावधान सोशल मीडिया में भी किया गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे 15 दिन के अंदर समाधान करना अनिवार्य होगा। उसी तरह से डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक शिकायत समाधान अधिकारी नियुक्त करें जो कि प्राप्त शिकायतों के 15 दिन के अंदर अपनी निर्णय को देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन कंपनियों में अब एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति तथा एक रेजिडेंट अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो कि भारत में ही मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति तथा एक रेजिडेंट अधिकारी की नियुक्ति सोशल मीडिया तथा डिजिटल मीडिया कंपनियों द्वारा की जाएगी। ये सभी भारत के निवासी होंगे, अर्थात मुख्य अनुपालन पदाधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति तथा जो रेजिडेंट अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी वे सभी भारतीय व्यक्ति होंगे। साथ में ही उनके द्वारा प्रत्येक माह मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसे हम लोग समझने के लिए एक श्वेत पत्र कह सकते हैं कि इन जो अधिकारियों द्वारा एक श्वेत पत्र लाया जाएगा कि इनके द्वारा इस मंथ में इतना शिकायत प्राप्त हुए। या सपोज करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप को मार्च महीने में या फरवरी के महीने में टोटल 21 शिकायत प्राप्त हुए, जिनमें से 12 शिकायत का निपटारा किया गया
या 13 का निपटारा किया गया या टोटल 21 को ही सॉल्व कर दिया गया, और जिसमें से 12 शिकायत सही पाए गए तथा हो सकता है कि 9 शिकायत गलत पाए गए हों। यह भी हो सकता है कि 9 शिकायत सही पाए गए हों और 12 शिकायत गलत पाए गए हों। ये भी हो सकता है कि सारा शिकायत ही सही पाए गए हों। तो यही कह रहा है कि इन कंपनियों में अब एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, साथ साथ एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा, और ये जो अधिकारी होंगे वो सभी भारतीय अधिकारी होंगे। इसके साथ साथ इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि ये 24 घंटे भारत में ही रहेंगे, अर्थात विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ये पूरी तरह से भारतीय होंगे और भारत में ही इनका कार्यालय होगा और निवास स्थान भी इनका भारत में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कह रहा है कि एक या एक से अधिक विनियामकीय संस्था हो सकती हैं। इन संस्थाओं की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा, जिसमें 6 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अर्थात ये जो सोशल मीडिया एवं डिजिटल मीडिया तथा OTT जैसे जो प्लेटफॉर्म है, OTT का पूरा नाम होता है ओवर द टॉप। तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं OTT जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, उनके नियामक के लिए अर्थात उनको रेगुलेशन करने के लिए एक या एक से अधिक भी संस्थान हो सकती हैं, जिसमें मैक्सिमम 6 सदस्य होंगे और एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उसकी अध्यक्षता करेगा, उस बोर्ड की अध्यक्षता करेगा, तथा उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य होंगे। इसके साथ साथ स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका संबंध किसी भी राजनीतिक समूह से नहीं होना चाहिए, वे इस समूह के सदस्य होंगे और मैक्सिमम सदस्य संख्या इस समूह की 6 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा आदेश पर उस व्यक्ति की पहचान करनी होगी जिसने सर्वप्रथम सूचनाओं को पोस्ट किया है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप या फेसबुक पर किसी भी सूचनाओं को साझा किया जिससे हमारे समाज की शांति एवं व्यवस्था भंग हो सकती है, या वह सूचना हमारी देश की एकता एवं अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय तक इन कंपनियों द्वारा उस व्यक्ति की जिसने सर्वप्रथम इन सूचनाओं को शेयर किया है उसकी पहचान करना मुश्किल होती थी, लेकिन भारत सरकार ने IT अधिनियम 2021 ईस्वी में यह प्रावधान कर दिया है कि प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा आदेश देने पर, अर्थात भारत सरकार का या तो कोई भी प्राधिकारी या संगठन या अधिकारी द्वारा आदेश देने पर उस व्यक्ति की पहचान को करनी होगी जिसने सर्वप्रथम इन सूचनाओं को सोशल मीडिया चैनलों पर पोस्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल मीडिया भारतीय प्रेस परिषद की पत्रकारिता आचरण मानदंड और केबल टेलीविज़न का मतलब हुआ जो केबल के माध्यम से टेलीविज़न चलते हैं ना, वही नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 का अनुसरण करना होगा। अर्थात इन डिजिटल मीडिया चैनलों को भी अब पत्रकारिता आचरण मानदंड और टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 ईस्वी, अर्थात जो टेलीविज़न चैनलों को रेगुलेट करने के लिए जो 1995 ईस्वी में अधिनियम आया था, उस अधिनियम को अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने सर्वप्रथम यह देखने का कार्य किया कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया चैनलों को रेगुलेट करने की बात की जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा IT अधिनियम 2021 ईस्वी के अंतर्गत जो जितने भी प्रमुख प्रावधान किए गए हैं उसको देखा। अब हम लोग संक्षिप्त में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन आधारों पर यह जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने जो अधिनियम लाई है, उन्हें किन आधारों पर या किन आधारों पर
चैलेंज किया जा सकता है। तो पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि यह जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की या अपनी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सरकार द्वारा आईटी अधिनियम 2021 ईस्वी के अंतर्गत उसे रेगुलेट करने की बात की गई है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन उसके द्वारा यदि ऐसी कोई भी कार्य किया जाता है जिससे उसके बोलने से या लिखने से या उसकी अभिव्यक्ति से किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समाज की शांति एवं व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त सूचना का प्रवाह में बाधक। तो फ्रेंड्स, वैश्वीकरण उदारीकरण के युग में जब सूचनाओं का मुक्त प्रवाह हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा इस प्रकार के कानून लाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। लेकिन यदि निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखें तो यह कह सकते हैं कि भारत में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक और जहां आम भारतीयों को अपनी रचनात्मकता दिखाने, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में या सवाल पूछने या विभिन्न सूचनाओं से अवगत होने सहित अनेक विचारों को खुलकर साझा करने में एक सक्षम मंच उपलब्ध करवाया है, तो ही दूसरी तरफ इससे हमारे समाज की शांति एवं व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा था। इसके साथ साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा भी इससे प्रभावित हो रही थी। हालांकि सरकार एवं सोशल मीडिया कंपनियां आपसी विचार विमर्श के द्वारा सरकार एवं सोशल मीडिया कंपनियां इस प्रकार के कानून के निर्माण में या बिना कानून की सहायता से ही या बिना कानून के निर्माण किए जाने के बिना भी यदि सरकार एवं सोशल मीडिया कंपनियां आपस में बैठकर विचार विमर्श करती तो यह ज़्यादा उचित प्रतीत होता। धन्यवाद।